आज मैं आपके लिए पॉलिटिकल की क्लास लेके आया हूँ। पिछली क्लास के अंदर हमने संविधान सभा की मांगे किन किन व्यक्तियों के द्वारा की गई थी उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हमें संविधान सभा के गठन के बारे में संपूर्ण से विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले जो संविधान सभा की जो मांग सबसे पहले किन किन व्यक्तियों के द्वारा की गई थी उनको मैं पुनः रिवाइज करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले संविधान सभा की मांगे अनौपचारिक तौर पर किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने 1895 के अंदर स्वराज्य पत्रिका के माध्यम से। फिर 1922 के अंदर महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से संविधान सभा की मांग करी। फिर 1924 के अंदर मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी के माध्यम से संविधान सभा की मांग करी। फिर 1929 के अंदर लाहौर अधिवेशन के अंदर पूर्ण स्वराज्य के तहत संविधान सभा की मांग किसने करी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फिर औपचारिक मांग सबसे पहले औपचारिक मांग किसने करी थी? तो वह करी थी 1934 के अंदर M.N. राय ने। अब इस 1934 से आगे आज हम डिस्कस करते हैं 1939 से लेकर 1945 के बीच एक युद्ध होता है जिसे हम बोलते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार। तो सेकेंड वर्ल्ड वार कब से कब तक हुआ? 1939 से लेकर 1945 तक है। अब इस युद्ध में शामिल कौन हुआ? इंग्लैंड या फिर बाद में अंग्रेज लोग इस सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल थे। और इसी बीच उन्होंने 1942 के अंदर भारत में अंग्रेजों ने एक आयोग भेजा जिसका नाम क्या था? क्रिप्स मिशन। अब बात यह आएगी कि क्रिप्स मिशन क्या था। तो क्रिप्स मिशन जब अंग्रेज सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर लिप्त थे, मतलब उसमें लगे हुए थे, तो तभी उन्होंने भारतीय लोगों से सेकेंड वर्ल्ड वार में मदद मांगी और मदद के तौर पर उन्होंने भारत में एक आयोग भेजा क्रिप्स मिशन जिससे कि पर्सन आज ये क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 के अंदर आया। अब हुआ ये कि महात्मा गांधी वह पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उस समय देश के जो प्रमुख नेता थे, तो उन प्रमुख नेताओं में से जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वह महात्मा गांधी, तो उन्होंने इस आयोग को क्या नाम दिया? तो सबसे पहले बात करता हूं मैं महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा। क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस क्रिप्स मिशन को क्या कहा? टूटे हुए बैंक का चेक कहा। टूटे हुए बैंक का चेक किन्होंने कहा क्रिप्स मिशन को? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस पर ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। कौन कौन से दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो कब आया था? 1942 के अंदर। जो कि प्रश्न आता है कि क्रिप्स कौन थे? तो स्टीवर्ट क्रिप्स से लेबर पार्टी से संबंध रखते थे और ये 1942 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वार में अंग्रेजों की मदद के लिए भारतीय सेना को शामिल करने के लिए भारतीय नेताओं से मिले और भारतीय नेताओं ने इसका क्या किया? खंडन किया। और खंडन किया क्यों किया? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर भारतीय लोगों ने अंग्रेजों की मदद करी थी। तब अंग्रेजों ने कहा था क्या कि अगर भारतीय लोग इस युद्ध के अंदर अगर अंग्रेजों की मदद करेंगे तो हम इनको क्या कर देंगे? आज़ाद कर देंगे। लेकिन अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ धोखा किया और उन्होंने प्रथम वर्ल्ड वार के अंदर भारतीय लोगों द्वारा मदद करने के बावजूद भी उनको आज़ाद नहीं किया गया, जिससे कि फिर महात्मा गांधी व अन्य जो राष्ट्रीय नेता थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। और खिलाफ होने के बाद अब जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो अंग्रेज़ों ने फिर भारतीयों को अपने जाल में लेने की कोशिश करी। लेकिन अब की बार क्या कि भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने इस बात का खंडन किया और भारतीय लोगों को अंग्रेजी सेना की मदद करने से मना कर दिया। और मना करने के बाद जिससे भारत के कुछ नेताओं ने इस बिल क्या किया? मजाक उड़ाया और वो
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको इस बिल को नाम दिया क्या? पोस्ट डेटेड चेक, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको नाम दिया क्या? टूटे हुए बैंक का चेक। अब ये सफल नहीं हो पाया। अब ये सफल नहीं हो पाया तो अब इसके बाद में जैसे ही इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर अंग्रेज़ों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और बहुत ज़्यादा नुकसान होने के बाद जो इस समय प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, तो वो कौन थे? विंस्टन चर्चिल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। 1945 के अंदर इंग्लैंड के अंदर चुनाव हुए और चुनाव होते हुए तो जो विंस्टन चर्चिल कंजर्वेटिव पार्टी से संबंध रखते थे, तो 1945 में जैसे ही चुनाव हुए तो कंजर्वेटिव पार्टी हार गई और हारने के बाद इंग्लैंड में कौन सी पार्टी जीत गई? लेबर पार्टी जीत गई। आज जैसे ही लेबर पार्टी जीत गई तो लेबर पार्टी ने 1945 के चुनाव में ये बात उठाई थी क्या कि जो भी ब्रिटिश सरकार ने जो अन्य जो देश हैं उनके ऊपर अपना शासन है, आधिपत्य जमा रखा है, उनको क्या कर दिया जाएगा? मुक्त कर दिया जाएगा। जिसके तहत लेबर पार्टी को उस चीज़ का मैंडेट मिला और मैंडेट मिलने के बाद लेबर पार्टी जीती और जीतते ही अब हुआ ये कि लेबर पार्टी का प्रधानमंत्री बनता है वो कौन है? तो वो होता है जॉर्ज क्लेमेंट एटली। जॉर्ज क्लेमेंट एटली। तो जैसे ही ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनते हैं तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनते ही ये 14 मार्च 1946 को एक प्रस्ताव लेके आते हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर जो प्रस्ताव लाया जाता है वो संसद में लाया जाता है, लेकिन इंग्लैंड के अंदर जो प्रस्ताव लाया जाता है तो अपने भारत के अंदर संसद होती है, इसी प्रकार इंग्लैंड के अंदर होता है। तो वो कौन सा? हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है। जैसे अपने देश के अंदर संसद बोला जाता है, इसी तरह इंग्लैंड में क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर 14 मार्च 1946 को प्रस्ताव लाया गया और प्रस्ताव लाया गया तो उस प्रस्ताव में क्या था कि भारतीयों को उनकी स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए और साथ के साथ क्या उनको उनकी खुद की संविधान सभा का निर्माण करने के लिए पूर्ण अधिकार देने चाहिए। तो संविधान सभा का निर्माण करने का उनको अधिकार देना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें इस प्रस्ताव में रखी गई। फिर ये दोनों चीज़ प्रस्ताव के अंदर रखी गई तो ये प्रस्ताव हाउस ऑफ कॉमन्स ने क्या कर दिया? पारित कर दिया। और पारित करने के बाद अब हुआ ये कि भारत के अंदर अब एक आयोग आया और उस आयोग का नाम क्या दिया गया? उस आयोग का नाम दिया गया कैबिनेट मिशन आयोग। भारत के अंदर एक आयोग आया और उस आयोग का नाम क्या था? कैबिनेट मिशन आयोग। तो जो कैबिनेट मिशन आयोग प्रस्ताव पेश किया गया था हाउस ऑफ कॉमन्स में कब? 14 मार्च 1946 को। लेकिन भारत में ये कैबिनेट मिशन आयोग कब आया? तो कब आया? यह आया था 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन आयोग भारत कब आया? तो यह आया था 24 मार्च 1946 को आया। भारत में ये कौन लेके आया? तो भारत में लेके आए थे 3 व्यक्ति थे और उस 3 व्यक्ति में से जो प्रमुख था वो कौन था? पैथिक लॉरेंस। तो प्रश्न आ जाए कि कैबिनेट मिशन आयोग का प्रमुख अध्यक्ष कौन था? भारत में लेके आने वाला प्रमुख अध्यक्ष कौन था?
तो वह था पैथिक लॉरेंस। इसके बाद में पैथिक लॉरेंस के साथ में दो व्यक्ति और आए। वो कौन कौन थे? एबी अलेक्जेंडर। जबकि दूसरा व्यक्ति था स्टीवर्ट क्रिप्स। ये स्टीवर्ट क्रिप्स वही है जो 1942 के अंदर एक क्रिप्स मिशन आयोग भेजा था। अब देखिए, क्योंकि मैंने बताया था कि उस टाइम पर ये स्टीवर्ट क्रिप्स का संबंध किस पार्टी से बताया था? लेबर पार्टी से। और अब सरकार किसकी आ गई? लेबर पार्टी की आ गई। तो ये स्टीवर्ट क्रिप्स से वही व्यक्ति है ये। अब देखो, प्रश्न अभी आ जाता है कि पैथिक लॉरेंस उस टाइम पर किस पद पर आसीन थे कैबिनेट के अंदर? तो इनके पास में कौन सा पद था? भारत सचिव थे ये। क्या थे? भारत के सचिव थे ये। इसके बाद में एबी जो अलेक्जेंडर है, ये कौन थे? तो ये नेवी के अध्यक्ष थे ये। नेवी के अध्यक्ष थे ये। और जबकि स्टीवर्ट क्रिप्स क्या थे? तो यह व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे ये आपको ध्यान में रखना है। व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। तो इस प्रकार से हमने जाना कि कैबिनेट मिशन आयोग भारत आया 24 मार्च 1946 को। लेके आने वाले कौन थे? तो उसमें से प्रमुख मैंने बताया, तो वो कौन था? पैथिक लॉरेंस, जो कि किस पद पर आसीन थे? वो भारत सचिव थे। इसके साथ दो व्यक्ति और आए, एबी अलेक्जेंडर, जो कि क्या थे? नेवी के अध्यक्ष थे। दूसरा व्यक्ति और आया, वो कौन सा था? स्टीवर्ट क्रिप्स, जो कि क्या था? व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। अब इसके बाद में जैसे ही ये भारत के अंदर एक कैबिनेट मिशन आयोग आता है, तो आने के बाद अब यहां पर चुनाव होता है। अब चुनाव के तहत कितने व्यक्ति चुने जाते हैं? 1585 व्यक्ति चुने जाते हैं। कितने व्यक्ति? 1585 व्यक्ति चुने जाते हैं। अब काफ़ी स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर भ्रमित हो गए होंगे कि 1585 तो आज तक हमने पढ़ा ही नहीं। तो आपने पढ़ा नहीं, उस चीज़ की पुष्टि के लिए मैं आपको बता देता हूँ। वो कैसे कि ये भारतीय लोगों ने 1585 लोगों को चुना, और इन 1585 लोगों ने 389 व्यक्तियों को चुना, जो कि आपने ये 389 पढ़े हैं। तो 389 क्या कि पर्सन कभी भी आ जाए कि संविधान सभा के अंदर प्रारंभ में कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? 389 थे। और जिससे कि इनका चुनाव किसके तहत हुआ? तो इनका चुनाव अब हम किससे बोलेंगे? अप्रत्यक्ष चुनाव बोलेंगे। कैसे? देखो कि हमें जो राज्यसभा के अंदर जो चुनाव होता है, तो राज्यसभा के अंदर चुनाव होता है या राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, वो क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। कैसे? हम लोग चुनकर भेजते हैं, जैसे कि सांसद चुन के भेजते हैं। लोकसभा के चुनाव में हम वोट डालते हैं, तो हमारे द्वारा जो चुने हुए जो सांसद होते हैं, वो अब राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं या उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। तो हमारे द्वारा चुने हुए व्यक्ति किसी और अन्य व्यक्ति को चुनते हैं, तो हमें उसे क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। तो हमने सबसे पहले कितने व्यक्तियों का चुनाव किया? 1585 व्यक्तियों का चुनाव किया। और इन 1585 व्यक्तियों ने फिर कितने व्यक्तियों का चुनाव किया? 389। और अब बात यह है कि अब संविधान सभा के अंदर जो सदस्य संख्या ली गई है, तो वो कौन सी ली गई है? 389 ली गई है। कैसे? क्योंकि आपने देखा होगा कि अब हाल ही के अंदर लोकसभा के अंदर कितनी सीटों पर चुनाव होता है? तो वो होता है 545 सीटों पर। तो उसी टाइम में जब चुनाव हुआ, तो वो कितनी सीटों पर है? 389 सीटों पर हुआ। और उस समय कितनी जनसंख्या पर निर्धारित ये एक सीट करी गई? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित करी गई थी। उस समय कितनी जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित करी गई थी? 10 लाख पर एक सीट। 10 लाख जनसंख्या पर कितनी सीट होती थी? एक सीट होती थी। अब देखो, तो इस प्रकार से अब हम जो बात करेंगे
वो 389 को लेते हैं। अब जो ये 389 है, अब इस 389 को कैसे डिवाइडेशन किया गया था, तो अब देखिए 389 में से 292 जो होते थे, जो 292 जो सीट थी वो थी ब्रिटिश प्रांत की, ब्रिटिश प्रांतों से 292 सीटें आती थी। जबकि दूसरा क्या, दूसरा अब 4 सीट होती थी, वो होती थी चीफ कमिश्नरी की, 4 सीटें चीफ कमिश्नरी। इसके बाद में बाकी जो सीट आ गई, अब कितनी हो गई यहाँ पर 292 और 4 सीट ये हो गई, और जो कि 93 जो सीटें थी वो क्या थी, देसी रियासतें थी वो। अब देसी रियासतें, अब ये क्या होता है, इस चीज से आप वाकिफ हो तो कैसे, ये होती थी राजा रजवाड़ों की सीटें होती थी ये। अब ये क्या, इसको मैं बताऊंगा, पहले ये समझिए। चीफ कमिश्नरी 389 सीटों में मैंने ये अलग अलग सीटें बांटी कि 4 सीट होती थी जिसमें चीफ कमिश्नरी की, 292 सीटें होती थी ब्रिटिश प्रांतों की, जबकि 93 सीटें होती थी देसी रियासतें, या फिर बाद में राजा रजवाड़े बोलते हैं इनको। तो इस प्रकार से ये सभी जोड़ देते हैं तो कितनी सीट बन जाती हैं, 389 सीटें बन जाती हैं। ये देखिए, अब वो 4 चीफ कमिश्नरी कौन कौन सी होती थी जो कि राजस्थान के RS के एग्जाम में पूछा गया था, वह UPPSC के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन किया गया था, और साथ के साथ क्या, यह हरियाणा के HCS के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन किया जा चुका है। और SSC के अंदर तो हर साल के अंदर किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होते ही रहता है। तो अब देखिए यहाँ पर, तो वो जो 4 चीफ कमिश्नरी कौन कौन सी है जो कि आपने आज तक पढ़ी नहीं होंगी, वो 4 चीफ कमिश्नरी, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिए। वो 4 चीफ कमिश्नरी कौन कौन सी हैं, तो पहले आ जाएगा, जैसे कि मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, A B C और D। अब ये ABCD क्या है, तो ये 4 चीफ कमिश्नरी होती है। A का मतलब होता था अजमेर, B का मतलब होता था क्या, बलूचिस्तान, और फिर बाद में C का मतलब होता था कुर्ग, जो कि कर्नाटक के अंदर है ये। अरब बलूचिस्तान कहां पर है, ये पाकिस्तान में है। और D का मतलब होता था दिल्ली। तो इस प्रकार से ये 4 चीफ कमिश्नरी होती थी, ABCD। A का मतलब अजमेर, B का मतलब बलूचिस्तान, C का मतलब कुर्ग, और D का मतलब है दिल्ली। तो ये जो 4 चीफ कमिश्नरी थी। अब यहां पर आपको पता हो कि बलूचिस्तान जो कि अब वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है, तो 1946 के समय पाकिस्तान के इसके अंदर आता था, भारत में ही आता था, क्योंकि 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग हुआ था पाकिस्तान। हम बात कर रहे हैं कब की, 1946 की। तो 1946 के अंदर ये बलूचिस्तान किस में आता था, भारत में आता था। तो इस प्रकार है, जब संविधान सभा 1946 के अंदर बात करते हैं तो उस समय ये बलूचिस्तान भारत में आता था। तो ये बलूचिस्तान उस समय क्या होता था, तो ये एक चीफ कमिश्नरी होती है। अब देखिए, अब ये हमने 4 चीफ कमिश्नरी पढ़ी। अब आती है यहाँ पर 292 जो ब्रिटिश प्रांतों पर बातें। अब ये ब्रिटिश प्रांत, इस ब्रिटिश प्रांत का मतलब क्या कि ये जो 292 जो सीटें हैं, ये इनके ऊपर अंग्रेजी सरकार का आधिपत्य होता था। अब देखिए, अब जो 93 जो देसी रियासतें वह राजा रजवाड़े बोले, तो मैंने ये क्या है, ये जो 93 सीटें थी, ये 93 सीटें भारत के अंदर राजाओं का आधिपत्य होता था। मतलब यहाँ पर राजाओं का वर्चस्व होता था, और राजाओं का वर्चस्व होने की वजह से इन्होंने क्या यहाँ पर चुनाव नहीं करवाए। मतलब राजा यहाँ पर चुनाव नहीं कराना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था
अगर यहाँ पर चुनाव होगा तो हमारा कोई वर्चस्व नहीं रहेगा। तो जिससे कि उन्होंने यहाँ पर चुनाव कराने से मना कर दिया। अब आगे बात करते कि अब चुनाव कितनी सीटों पर हुए, तो 4 सीट ये और 292 सीट ये। इस प्रकार से कुल सीट कितनी बन गई, ये 296 सीट बन गई। अब जो चुनाव हुए वो हुए सिर्फ 296 सीटों पर। अब जो 296 सीटों पर जो चुनाव हुआ, अब वो किस प्रकार से हुआ, इनमें सीटें कैसे कैसे डिवाइड की गई, तो वो देखिए। जो 296 सीटों पर जो बात करने वाला हूं मैं, तो इसके अंदर अलग अलग सीटें निर्धारित करी गई। जैसे कि सामान्य के लिए इसमें दी गई 213 सीट। सामान्य वर्ग के लिए कितनी सीट निर्धारित करी गई, तो वह 213 सीट। जबकि मुस्लिम वर्ग के लिए यहाँ पर सीट निर्धारित करी गई, इसमें से कितनी 79। जबकि सिखों के लिए कितनी सीट निर्धारित करी गई, 4 सीट। अब जैसे ही परिणाम आया, तो परिणाम आने के बाद में 213 सीटों में से 208 सीट किसको मिली, कांग्रेस को। क्योंकि कांग्रेस का गठन कब हो चुका था, 28 दिसंबर 1885 को। अब देखो मुस्लिम वर्ग को 79 में से कितनी सीट मिली, 73 सीट मिली। अब फिर बाद में सिख जो यहाँ पर लिया, या फिर बाद में जो अन्य जो सीट बच गई। अब क्या कि जो बाकी जो 15 जो सीट बची, अब वो 15 जो सीट बची उसमें से 8 निर्दलीय कैंडिडेट जीते, जबकि 7 व्यक्ति क्षेत्रीय पार्टियों से जीते। तो इस प्रकार से कुल ये 296 सीटों का रिजल्ट आया। कितना, 208 सीटों के साथ में कांग्रेस शीर्ष पर रही। दूसरे स्थान पर मुस्लिम वर्ग को 73 सीट मिली। फिर बाकी जो 15 जो सीटें हैं वो मैंने अलग अलग बांटा कि उसमें से 8 सीट निर्दलीयों को मिली, और जबकि 7 सीट क्षेत्रीय दलों को मिली। अब देखो, तो अब इस प्रकार से बहुमत में कौन आ गई, कांग्रेस पार्टी आ गई। और कांग्रेस पार्टी बहुमत में आते ही मुस्लिम लीग क्या हो गया, उन्होंने इस संविधान सभा के गठन से हटने की ठान ली। क्यों, क्योंकि उनको लगा कि अब कांग्रेस के अंदर कांग्रेस इतनी सीटें लेके आए, तो हमेशा ही कांग्रेस बहुमत में रहेगी, तो हमारा कोई वर्चस्व नहीं रहेगा। जिससे कि अब आगे ये हुआ कि मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया, खंडन किया। खंडन करने के बाद अब जैसे ही संविधान सभा की पहली बैठक होती है, लेकिन पहली बैठक होने से पहले जो ये 208 और 73 वह 15 जो कैंडिडेट जीते, इनमें एससी की सीट कितनी थी, एसटी की कितनी थी, तो वह सारी चीज़ें देखें। तो जो एससी की सीट थी वो कितनी थी, 26। एसटी की सीट कितनी थी, तो वह थी 33। और जबकि महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो महिलाओं की संख्या थी 15। तो संविधान सभा के अंदर इस प्रकार से ये कॉम्बिनेशन रहा। और ये कॉम्बिनेशन रहा, तो अब जो मैं आगे बताने वाला हूँ वह अब ये होगा कि जाए कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। उसके अंदर संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, और वह कौन बनाया जाता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जो कि उस समय यह व्यक्ति सबसे वृद्ध व्यक्ति होते थे, और वृद्ध व्यक्ति होने की वजह से इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्यों बनाया गया, क्योंकि यह एक प्रथा होती थी जो कि फ्रांस देश से ली गई थी। तो फ्रांस देश से यह प्रथा ली गई थी कि किसी भी वृद्ध व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए।
और उस बात को संज्ञान में रखते हुए तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अब देखिए, अब 9 दिसंबर 1946 को जब ये पहली बैठक हुई तो मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया? बाइकआउट किया, इसका बहिष्कार किया, मतलब वो शामिल नहीं हुए। अब शामिल नहीं हुए तो इसकी दूसरी बैठक हुई। अब देखिए, दूसरी बैठक से पहले इसके ऊपर एक बात और जुड़ जाती है कि 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो वो कहाँ पर हुई? तो दिल्ली के अंदर हुई थी। और दिल्ली के अंदर हुई तो पहली बैठक के अंदर कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया? 207 सदस्यों ने भाग लिया। जबकि काफ़ी जो बुक आती हैं, किसी एकेडमी के थ्रू जो बुक आती हैं, तो उसके अंदर 207 की बजाय 211 सदस्य दे देते हैं, जो कि सरेआम क्या है? गलत है। ये आपको बता देता हूं, 211 सदस्य नहीं थे, बल्कि कितने थे? 207 थे। क्योंकि जब पार्लियामेंट के अंदर जाओगे तो पार्लियामेंट के तहत आप पूरा वहाँ पर व्याख्यान पढ़ेंगे, संविधान सभा को पढ़ोगे तो आपको वहाँ पर पता लगेगा 9 दिसंबर 1946 को कितने सदस्य थे? 207 थे। अब देखो, अब जो बात आने वाली है तो वो बात आएगी क्या कि यहाँ पर जैसे ही मुस्लिमों ने इसका बहिष्कार किया, बहिष्कार करने के बाद में दूसरी बैठक हुई, वह हुई कब? 11 दिसंबर। और 11 दिसंबर कब हुए? 1946 को। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और उस दूसरी बैठक के अंदर स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। और वह स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये चीज आपको यहां तक पता लगी। और साथ के साथ अब क्या संविधान सभा का उपाध्यक्ष भी बनाया गया। तो कभी प्रश्न आ जाए कि संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो कौन था? तो प्रथम उपाध्यक्ष था H.C. मुखर्जी, जिसका पूरा नाम क्या है? जिसका पूरा नाम है हरेंद्र कुमार मुखर्जी। तो ये 11 दिसंबर 1946 से को स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। वो कौन बनाए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसी समय उपाध्यक्ष भी बना दिए गए। वो कौन है? हरेंद्र कुमार मुखर्जी। अब देखो, 11 दिसंबर के बाद में अब बात करेंगे हमें 13 दिसंबर की। अब जैसे ये बैठक हुई तो बैठक होने के बाद लोग जो जुड़े हुए थे उन्होंने इस संविधान सभा का मतलब जानने की कोशिश की कि भाई इसका आगे चलकर क्या निष्कर्ष निकलेगा, आखिरकार ये चीज़ क्या है। तो इसके बारे में बताया किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और उन्होंने इसके बारे में बताते हुए 13 दिसंबर 1946 को इसका उद्देश्य बताया कि आगे चलकर इसका क्या मतलब है, कैसे क्या काम करेगी। तो इसका उद्देश्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया। और वो कब बताया? 13 दिसंबर 1946 को, जिसको हमें किस नाम से जानते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव। तो प्रश्न कभी भी आ जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब पेश किया था? तो कब पेश? तो उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को। फिर बाद में इस उद्देश्य प्रस्ताव, तो उद्देश्य प्रस्ताव में उन्होंने बताया क्या कि हम भारत के लोग भारत को प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। तो यही चीज़ जो उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर उन्होंने लोगों को बताई, यही चीज़ आगे चलकर क्या संविधान की प्रस्तावना के अंदर ऐसी कैसी बातें वहाँ पर जोड़ दी गई। तो प्रश्न आ जाए क्या कि जो प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना के जो शब्द वो कहाँ से लिए गए हैं? तो वो कहाँ से लिए गए हैं? उद्देश्य प्रस्ताव से लिए गए हैं। इसीलिए प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला? संविधान की कुंजी बोला है।
तब देखो, तो प्रश्न आ जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब प्रदान करी गई, तो कब करी गई, 22 जनवरी 1947 को। तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। तो मंजूरी प्रदान करने के बाद में अब संविधान सभा के गठन पर बातें होने लगी। अब इसके ऊपर निर्माण कार्य होना शुरू हुआ। तो उसमें सबसे पहले एक व्यक्ति को चुना गया। अरे उस व्यक्ति को चुना गया, उस व्यक्ति का नाम है क्या, BN राव। अरे क्या चुना गया, तो वह संविधान सभा के सलाहकार चुने गए। तो कभी भी प्रश्न आ जाए कि संविधान सभा का सलाहकार किसे बनाया गया था या किसे नियुक्त किया गया था, तो संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, तो वह है BN राव। BN राव, जिनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। जैसे इनको संविधान सभा का सलाहकार बनाया गया, तो इन्होंने सबसे पहले संविधान सभा का प्रारूप दिया, बोले तो क्या, ड्राफ्ट तैयार किया। और उस ड्राफ्ट के अंदर इन्होंने सबसे पहले संविधान सभा के अंदर कितने अनुच्छेद लिए थे, 243 अनुच्छेद लिए थे इन्होंने। मतलब सबसे पहले पांडुलेखन का कार्य किया था। तो इन्होंने जैसे ही संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया है, ड्राफ्ट सबसे पहले दिया था, तो इन्होंने अपने अनुरूप कितने अनुच्छेद लिए, 243। वह 13 अनुसूची ली थी। इनके अनुरूप पे बस इतना ही क्या था, संविधान सभा था। लेकिन जैसे ये समिति बनी या सलाहकार समिति बनाई गई, तो इसके अलावा और भी समितियां बनाई गई थी। तो वो और समितियां बनाए जाने के बाद सभी समितियों ने अपनी अलग अलग राय दी, और उन सब का एनालिसिस करने के बाद में इसका दोबारा से प्रारूप तैयार किया गया। और दोबारा से प्रारूप तैयार किया गया, उस प्रारूप के अध्यक्ष कौन बने थे, भीमराव अंबेडकर। तो अब हमें उस पर बातें करते हैं। तो वो बात ये आती है कि पहली समिति तो ये बना ली, इसके बाद में और कौन कौन सी समिति बनी थी, तो वो देखिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ज़्यादा डीपली क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो समितियां कौन कौन सी, तो वो देखिए, पहला आ जाता है संघ संचालन समिति। फिर बाद में आ जाएगा संघ शक्ति समिति। तो यहां पर देखिए, संघ संचालन समिति की बात करूंगा, तो संघ संचालन समिति की जो बात होगी तो वह हो जाएगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि संघ शक्ति समिति आ जाए या फिर बाद में संघ संविधान समिति आ जाए, क्या संघ शक्ति समिति या संघ संविधान समिति, इन दोनों समितियों के अध्यक्ष थे कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद में राष्ट्र ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे, राष्ट्र ध्वज समिति के अध्यक्ष, तो राष्ट्र ध्वज समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन काफी स्टूडेंट का रॉन्ग होता है, तो इस क्वेश्चन को आप ठीक कर लें। वो क्वेश्चन रॉन्ग क्यों हो जाता है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं जेपी कृपलानी थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि राष्ट्रीय ध्वज समिति के उपाध्यक्ष कौन थे, जेपी कृपलानी थे।
तो इस चीज़ को आप क्लियर कर लें अच्छे से, क्या कि राष्ट्र ध्वज समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि राष्ट्र ध्वज समिति के उपाध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। अब देखो, अब जो आ जाता है अगला आ जाएगा, तो आ जाएगा प्रांतीय संविधान, प्रांतीय समिति, प्रांतीय संविधान समिति, या फिर बाद में मौलिक अधिकार समिति। मौलिक अधिकार समिति और फिर अल्पसंख्यक समिति। तो ये जो तीनों जो समितियां हैं, इन तीनों समितियों का अध्यक्ष कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको एक बात बता देता हूं, मोहम्मद अली जिन्ना वह महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, ये बात ध्यान में रखना है। तो अब देखिए, दोबारा से बता रहा हूं, संघ संचालन समिति और इसके साथ के साथ है राष्ट्र ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि संघ शक्ति समिति व संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर मैंने बताया प्रांतीय संविधान समिति या फिर मौलिक अधिकार समिति या अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब फिर मैंने बताया कि राष्ट्र ध्वज समिति के उपाध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? जेबी कृपलानी थे। इसके बाद मैंने बताया क्या कि अब जो और लेंगे तो प्रांतीय जो संविधान का जो समिति है उसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल बता। जबकि मौलिक अधिकार समिति के उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष कौन थे? तो वह थे एच.सी. मुखर्जी। सॉरी यहां पर है जेपी कृपलानी। कौन थे ये? जेपी कृपलानी। इसके बाद में आ जाता है क्या? अल्पसंख्यक, क्योंकि जेपी कृपलानी राष्ट्रीय ध्वज समिति के उपाध्यक्ष भी थे, साथ के साथ मौलिक अधिकार उपाध्यक्ष थे, और साथ फिर अगली जो बात करने वाला अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक के उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी, जो कि संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष बनाए गए थे। वही व्यक्ति हैं ये हरेंद्र कुमार मुखर्जी। अब बात आती है प्रारूप समिति। तो प्रश्न आ जाए कि प्रारूप समिति के अंदर कुल कितने सदस्य थे? तो कुल सदस्य थे 7, और इसका प्रमुख अध्यक्ष कौन होता था? प्रारूप समिति का प्रमुख अध्यक्ष था कौन है? तो वह था भीमराव अंबेडकर, B.R. अंबेडकर। यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा इसके 6 सदस्य और थे, और वह 6 सदस्य कौन कौन से थे? तो पहला आ जाएगा गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर। इसके बाद में आ जाता है दूसरा कृष्ण स्वामी अय्यर। फिर तीसरा व्यक्ति आ जाएगा के.एम. मुंशी। फिर जो चौथा व्यक्ति होगा वह होगा मोहम्मद सादुल्ला, जो कि प्रारूप समिति के अंदर एकमात्र मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये मोहम्मद सादुल्ला, जो कि यह एसएससी के एलडीसी एग्जाम में पूछा गया था कि प्रारूप समिति में एकमात्र मुस्लिम सदस्य कौन थे? तो कौन थे? मोहम्मद सादुल्ला। फिर पांचवें व्यक्ति की बात करता हूं मैं, एन माधवराव, जो कि एन माधवराव
किसके स्थान पर बने थे? बीएल मित्र के बीमार होने के बाद कौन बने थे? एन माधवराव बने थे। पर्सन पहले कौन थे? बीएल मित्र थे, लेकिन ये बीमार होने के बाद फिर कौन बन गए थे? एन माधवराव। फिर छठे की बात करता हूं तो छठे की बात आ जाती है, तो वो आती है कौन है? टीटी कृष्णाचारी। टीटी कृष्णाचारी, जो कि यह किसके स्थान पर बने थे? तो यह बने थे किसके स्थान पर? डीपी खेतान की मृत्यु के बाद। डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी 1948 में, उनके बाद कौन बने? टीटी कृष्णाचारी बने। तो देखो प्रारूप समिति के अंदर ये टोटल 7 सदस्य थे, जिसका प्रमुख अध्यक्ष कौन था? भीमराव अंबेडकर था। उसके बाद में 6 बच गए, वो 6 कौन कौन से हैं? तो पहला आ जाता है गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरा कृष्ण स्वामी अय्यर, फिर तीसरा है के.एम. मुंशी, फिर है चौथा मोहम्मद सादुल्ला, जो कि एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे। इसके बाद में एन माधवराव, जो कि बीएल मित्र के स्थान पर बने थे। ये पहले होते थे बीएल मित्र, लेकिन उनके बीमार होने के बाद फिर कौन बन गए थे? एन माधवराव। फिर टीटी कृष्णाचारी, जो कि डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी 1948 के अंदर, फिर उनके बाद कौन बन गए? टीटी कृष्णाचारी बन गए। इस प्रकार से ये टोटल 7 सदस्य थे। अब देखो, अब जो आ जाएगा, अब वो आएगा कि जैसे ये संविधान सभा का निर्माण कर रहे थे, तो भारत के अंदर अंग्रेजी सरकार ने भारत विभाजन की घोषणा कर दी, जिसे कि हम बोलते हैं 3 जून योजना, जो कि 3 जून 1947 को क्या कर दी? घोषणा कर दी कि भारत के क्या होंगे? 2 टुकड़े बनेंगे, एक बनेगा क्या? हिंदुस्तान, और एक बनेगा क्या? पाकिस्तान। जिससे कि उस 3 जून योजना के बाद जो मैंने 296 में से 73 सीटें किसने जीती थी? मुस्लिम लीग ने जीती थी। 73 सीटें अब किस में चली गई? पाकिस्तान के अंदर चली गई। अब पाकिस्तान में चली गई तो प्रश्न अब यह आता है कि भारत विभाजन के बाद संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की, भारत विभाजन के बाद संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो वह हुई थी कब? 31 अक्टूबर 1948 को। कब हुई? 31 अक्टूबर 1947, सॉरी यहाँ पर क्या? 1947। तो 31 भारत विभाजन के बाद में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 31 अक्टूबर 1947 को, जिसके समक्ष से अब संविधान सभा के अंदर 389 सदस्य से घटकर अब सदस्य संख्या कितनी रह गई? 299। अब देखो, अब 299, लेकिन तब तक सभी ने अपने अनुरूप संविधान सभा का निर्माण कर लिया था। मतलब सब ने अपने अपने अनुरूप संविधान सभा के बारे में बातें लिख ली थी, नोट्स बना लिए थे। अब वो हुआ ये कि अब इसका प्रथम रीडिंग कब हुई? मतलब सब ने अपना अपना किस प्रकार से स्टेटमेंट संविधान सभा में जोड़ी गई हैं, तो सब ने पढ़ कर कैसे कब सुनाई? तो सबसे पहली बार इस प्रकार की बैठक हुई थी, जिसे हम बोलते हैं प्रथम वाचन। तो संविधान सभा का प्रथम वाचन यहाँ पहली बार पढ़कर सुनाया गया, तो वो कब है? तो वह था जिसे हम बोलते हैं प्रथम वाचन है, तो वह होगा 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक, 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक 1948 के अंदर प्रथम वाचन हुआ। मतलब पहली बार संविधान सभा को पढ़ कर बताया गया। फिर इसका जो दूसरा जो वाचन हुआ, दूसरी बार इसको फिर पढ़ा गया। अब वो दूसरी बार फिर पढ़ा गया क्योंकि पहले वाले में कुछ त्रुटियां थी, उसको सुधारा गया। सुधारने के बाद में दोबारा फिर बैठक हुई, और जो दोबारा जो वाचन हुआ वो कब हुआ? तो वह हुआ था 15 नवंबर से लेकर 17 अक्टूबर, 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक इसका दूसरा वाचन हुआ। मतलब दूसरी बार इसके ऊपर
इसको पढ़ कर देखा गया मतलब। फिर तीसरा जो वाचन हुआ, तीसरा वाचन हुआ था, इस दूसरे के अंदर भी कुछ कमियां पाई गई, तो दूसरे के अंदर कुछ कमियां पाई गई, उनको सुधारा गया। सुधारने के बाद में अब तीसरी बार इसका वाचन हुआ, इसको पढ़कर बताया गया या पढ़कर देखा गया। तो वो है कौन सा, कब है, तो वह आ जाएगा आपका 14 नवंबर से लेकर 14 नवंबर 1949 से लेकर वह हो जाएगा आपका 26 नवंबर 1949। यह तीसरा वाचन हुआ। और इसके अंदर संविधान सभा सबकी नज़र के अंदर खरा उतरा, किसी प्रकार की कोई कमी नज़र नहीं आई, और नज़र ना आने की वजह से इस प्रकार से 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया या स्वीकृत कर लिया गया या अंगीकृत कर लिया गया, या फिर बाद में बोले तो क्या, पारित कर लिया गया। तो अब प्रश्न ये आ जाता है कि संविधान सभा को स्वीकृत कब किया गया, स्वीकार कब किया गया, तो कब है, 26 नवंबर 1949 को। तो इसके ऊपर क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि संविधान सभा को अंगीकृत कब किया गया। ये सारी चीज़ें नोट कर लें यहाँ पे, अंगीकृत, स्वीकृत, या फिर बाद में पारित, या फिर बाद में इसको अधिनियमित भी बोला जाता है। तो अंगीकृत को क्या बोल सकता है, वो अंगीकार भी बोल सकता है। हिंदी के अंदर क्या बोलेगा, अंगीकार। अंगीकृत संस्कृत का वर्ड है। इस तरह स्वीकृत है, इसको स्वीकार भी बोल सकता है। तो संविधान सभा को अंगीकृत या अंगीकार या स्वीकृत या स्वीकार या पारित या अधिनियमित कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को किया गया। और इसके अंदर प्रश्न अभी आता है कि उस समय इसके अंदर कितने भाग थे, तो 22 भाग थे, और 8 अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी। जबकि अनुच्छेद बात करी गई थी 395 अनुच्छेद की। कितने अनुच्छेदों की बात करी गई थी, 395 अनुच्छेद की बात करी गई थी। लेकिन 395 अनुच्छेद उसमें पूरे नहीं थे, सिर्फ 16 ही अनुच्छेद थे। आपको काफ़ी बुक के अंदर 15 अनुच्छेद पढ़ने के मिलेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ उस टाइम कुल 16 अनुच्छेद शामिल करे गए थे। कब, 26 नवंबर 1946 को 395 अनुच्छेद में से सिर्फ 16 अनुच्छेद ही शामिल थे। अब ये बात आती है कि वो 16 अनुच्छेद कौन कौन से थे, 5, 6, 7, 8, 9, 324, 366, 372, 379, फिर 380, 388, 391, 392, 393 और 394। इस प्रकार से कुल 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को स्वीकार किया गया या अधिनियमित या पारित किया गया या स्वीकृत किया गया, तो उस समय कुल 395 अनुच्छेदों में से ये 16 अनुच्छेद थे। अब देखो, अब आ जाता है कि इस प्रकार से संविधान सभा में निर्माण में कुल कितना टाइम लगा, तो टाइम लगा 2 साल 11 महीना 18 दिन। कुल खर्च पूछे तो कुल खर्च कितना आया था, तो कुल खर्च आया था, वो आया था 63,96,729 96,729 रुपये कुल खर्चा आया। इसके बाद में आ जाए कि कुल कितनी बैठक हुई, तो जो कि ये आपको किसी बुक या नेट किसी के अंदर भी आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा ये कि कुल कितनी बैठक हुई। तो कुल कितनी बैठक हुई थी, 12 बैठक हुई थी ये। अब देखो, अब प्रश्न आ जाए संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, वो कब हुई थी, तो वह हुई 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को। और इस 1950 को संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
उनको क्या बना दिया गया, देश का प्रथम राष्ट्रपति बना दिया गया। तो देश का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब बनाए गए, तो वो कब बनाए गए, तो वह बनाए गए 24 जनवरी 1950 को, जिससे कि पर्सन क्या, ये उस टाइम पर संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और साथ के साथ देश के राष्ट्रपति भी थे। तो उसी सेम टाइम से अब प्रथा चली हुई है क्या, कि देश का संविधान सभा का अध्यक्ष या कौन होगा, तो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन होगा, तो अब वर्तमान में पूछो तो वह कौन है, तो वह है कौन है, देश का राष्ट्रपति। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो वह कौन है, रामनाथ कोविंद। अब देखिए, अब आ जाता है कि 24 जनवरी 1950 को आपको पता हो क्या, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज को भी स्वीकार किया गया था। अब आ जाता है कि भाई संपूर्ण भारत के अंदर, क्योंकि जो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा बनकर रेडी हुई थी, उसको उस समय भारत के कुछ ही राज्यों में लागू किया गया था। और जब ये सक्सेस होते दिखा तो भारत के अंदर फिर 26 नवंबर की बजाय 26 जनवरी 1950 को भारत में क्या कर दिया गया, संविधान सभा को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। अब देखिए, बात आती है कि भारत में संविधान सभा बनकर रेडी हुई 26 नवंबर 1949 को, लेकिन हमें इसको मनाते कब हैं, 26 जनवरी के रूप में। ऐसा क्यों, तो ये चीज़ इसलिए है क्योंकि भारत अंग्रेजों का जब गुलाम था 15 अगस्त 1947 से पहले, तो भारत अपना स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस कब बनाता था, 26 जनवरी को बनाता था। और जिसकी शुरुआत उन्होंने कब की थी, तो उसकी शुरुआत की थी उन्होंने 1930 के अंदर। तो भारत 26 जनवरी 1930 से हर साल क्या बनाता आ रहा था, अपना स्वतंत्रता दिवस बनाता आ रहा था। लेकिन हुआ क्या, अंग्रेजों ने हमें स्वतंत्रता दी कब, 15 अगस्त 1947 को। तो इसलिए अब हमें स्वतंत्रता दिवस कब बनाना पड़ रहा है, 15 अगस्त को बनाना पड़ रहा है। तो अब बचा ये कि 26 जनवरी को ये जो दिवस बनाने की जो प्रथा थी 1930 से, तो ये अपने आप में अस्तित्व में रहने वाली नहीं थी। तो इसको दोबारा से अस्तित्व में लाने के लिए क्या कि संविधान सभा के रूप में 26 जनवरी को ऐड कर दिया। और ये 26 जनवरी को 1950 को फिर संपूर्ण भारत में क्या करा, संविधान सभा को लागू कर दिया। तो इस प्रकार से हमने ये पढ़ा संविधान सभा के गठन से संबंधित बातें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।